प्यारे बच्चों, आओ आज हम 12वीं कक्षा की अंतरा से एक और लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है संवदिया और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये जो लेसन है इसके बारे में हम राइटर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लें कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिले में औराही हिंगना नामक गांव में सन 1921 में हुआ और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 1953 में उन्होंने अपना साहित्य सृजन का काम शुरू किया और उन्होंने बहुत कहानी, उपन्यास, निबंध आदि हर गद्य की विधा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जिनमें कहानी में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम जिसमें मारे गए गुलफाम उनकी एक कहानी थी, उस पर फिल्म भी बनी है तीसरी कसम के नाम से। आपने देखी सुनी नहीं तो मालूम नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन उसका गाना आपको जरूर याद होगा, पान खाए सैया हमारे और सजन रे झूठ मत बोलो, सबकी जुबां पे थे ये गाने। तो इस प्रकार से जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बहुत साहित्य रचा और उपन्यास भी लिखे उन्होंने, जैसे मैला आंचल, परती परी कथा। और ये जो कहानी है, इस कहानी में राइटर ने एक ऐसी असहाय और सहनशील नारी के मन की व्यथा को दिखाया है जिसमें वो बिल्कुल अकेली है। और संवदिया यानी कि इसमें एक और मुख्य पात्र है जिसका नाम है हरगोबिंद। वो संवदिया का अर्थ होता है संदेश वाहक, यानी कि जो संदेश होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो इस कहानी में बहुत ही मार्मिक ढंग से लेखक ने जो गांव की बड़ी बहू है जिसको उन्होंने बहुरिया कहा है। यहाँ पर एक विशेष बात लेखक की ये भी है कि वो एक हिंदी में आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले शब्द और वहाँ की जो मुहावरे हैं, जो भाषा शैली है वहाँ की, उसको प्रयोग करते हुए जो उन्होंने लिखा है। तो वो साहित्य जो है वो आंचलिक वहाँ का क्षेत्र का माना जाता है। तो ऐसे जो गरीब लोग हैं या बहुत ही निचले दर्जे के लोग हैं या जो अछूते लोग हैं जिनके ऊपर किसी की निगाह नहीं गई है, ऐसे लोगों के बारे में राइटर ने बहुत अच्छे ढंग से अपने साहित्य का सृजन किया है। तो आज हम उनकी एक कहानी पढ़ते हैं, संवदिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवदिया का अर्थ होता है संदेश वाहक, यानी कि संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, पहुंचाने वाला। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आज के जमाने में जब हमारे पास इतने सारे आधुनिक साधन हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए हम फोन से तुरंत बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो कहानी है, इंटरनेट है और न जाने कितने सारे माध्यम है, लेकिन ये जो कहानी है ये, क्योंकि हमने अभी बात की थी आंचलिक की, आंचलिक क्षेत्र से ये कहानी संबंध रखती है और वहाँ की जो एक संदेश ले जाने वाली जो एक प्रथा है कि संदेश जो है वो किसी व्यक्ति के हाथ भेजा जाता है, तो उसमें उस तरीके से इस कहानी में बड़ी बहुरिया का जो दर्द है, जो उसकी मन की पीड़ा है, जो उसकी व्यथा है, उसको लेखक ने यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। तो इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो मैंने मुख्य बिंदु के रूप में आपके सामने रखे और हम इसको मुख्य बिंदुओं के सहारे ही इस कहानी को समझते हुए चलेंगे
बहुत अच्छी कहानी है, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी, सरल है। तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं इस कहानी में। जैसे सबसे पहले है कि संवदिया की विशेषताएं और गांव वालों की अवधारणा। मतलब जो संवदिया है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और जो गांव वाले हैं उनकी अवधारणा क्या है उसके बारे में, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होता है। तो क्योंकि डाक खाने अब गांव में भी खुल चुके हैं, सब जगह साधन है, सुविधा है आजकल लेटेस्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि जो बड़ी बहुरिया है उसको अपना संदेश डाक से नहीं भेजना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हरगोविंद जो संवदिया है उसके हाथ उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो संवदिया होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यहाँ पर बताया है कि संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। पहली बात कि किसी व्यक्ति ने संवदिया को जो बताया, जो संवाद दिया, जो अपनी बात कही, जो संदेश वो भेजना चाह रहा है, उसको बिल्कुल याद रखना। क्योंकि अगर याद नहीं रखेगा तो अगली जगह जाकर उसको कैसे बताएगा, कैसे सुनाएगा। तो एक तो पहली बात कि वो संवाद को याद रखता है। फिर संवाद के सुर और स्वर में सुनाना, मतलब किसी व्यक्ति ने कैसे अपने संवाद को कहा है उसी सुर में, उसी स्वर में जाकर बताना। यानी कि अगर खुशी की घटना है तो खुशी से बताएगा आदमी, तो वो भी आगे जाके खुशी से बताएगा। अगर दुख की घटना है, कोई व्यथा की कहानी है, तो फिर वो उसको जाकर उसी ढंग से सुनाएगा। इसका अर्थ ये है। लेकिन गांव वालों की क्या अवधारणा है कि वो निठल्ला है, कामचोर है और पेटू है। यानी कि जो गांव वाले हैं वो ये सोचते हैं कि जो संवदिया है, यानी कि जो काम करता है ये व्यक्ति, वो कैसा होता है, निठल्ला। निठल्ले का मतलब वो काम नहीं करता कुछ, यहाँ वहां घूमने का ही काम है उसका, इसलिए उसको निठल्ला कहा। कामचोर कहा और पेटू कहा। पेटू इसलिए कहा कि वो जहां भी जाएगा संदेश लेकर वहां पर उसकी अच्छी खातिर होती है, उसको भरपूर खाने पीने को मिलता है, इसलिए उसको पेटू भी कहा। औरतों का गुलाम भी कहा और उनकी बातों में आने वाला भी कहा। क्योंकि ज्यादातर जो है औरतों का गुलाम इसलिए कहा कि ज्यादातर जो संदेश हैं वो औरतें अपने घर, अपने मायके, जैसे इस कहानी में भी यही है कि औरतों का संदेश कौन लेकर जाए, कोई संवदिया तो होना चाहिए ना, जो उनकी बात को जैसा वो कह रही हैं वैसा ही उनके मायके तक पहुंचा दे। तो इसलिए कहा है कि औरतों का गुलाम और उनकी बातों में आने वाला। दूसरा पॉइंट है संवदिया के मन की आशंका। जब हवेली में बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलाया तो उसके मन में क्या आशंका आई, एक ये प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो उसने सोचा कि किसी गुप्त समाचार की आशंका है। जैसे उसे लगा कि डाकघर है फिर भी मेरे से क्यों भिजवाया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा संदेश है, गुप्त है, जो कि मेरे जरिए ही जाना चाहिए, इसलिए मुझे बुलाया गया है। तो क्या लगा उसे कि जरूर कोई गुप्त संदेश है। दूसरा उसे क्या लगा, हवेली के वातावरण से अंदाजा लगाया उसने। मतलब हवेली का वातावरण बड़ा शांत था, वहां पर कोई था नहीं, है ना। तो पहले उसको वहां पर उसका माहौल जो है हवेली का बड़ा अच्छा रहता था, नौकर चाकर रहते थे, मजदूर रहते थे। लेकिन अब हवेली में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है, अकेली बड़ी बहुरिया रह गई है। तो उसे लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो कि मुझ संवदिया के संदेश के द्वारा दूसरी जगह भेजी जानी है। बहुरिया का संदेश, तीसरा पॉइंट कि जो बहुरिया है वो क्या संदेश देना चाहती है। तो उसने छल छलाई आंखों से सिसकते हुए अपना दुख भरा संदेश देना। यानी कि हरगोविंद के आगे उसकी हालत कैसी हो गई, उसकी आंखें छल छलाई, यानी कि पानी आ गया, और सिसकते हुए वो अपनी बात को पूरा कह भी नहीं पा रही थी। दुख भरे अंदाज में उसने अपनी बात को कहा कि मैं यहाँ पर अब क्यों रहूं, अब मेरा कौन है यहाँ पर, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका है, नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए हैं, और जो 3 भाई और थे उन्होंने हवेली का और जमीन जायदाद का बंटवारा करके अपना रहन सहन शहर में कर लिया है। तो जो बड़ी बहुरिया है अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है, और उसके पास खाने पीने का भी अभाव है। यहाँ तक कि उसकी हवेली में अब मांगने वाले भी आ जाते हैं। एक इसमें जिक्र आया बीच में मोदियान का
कि वो अपना कर्ज लेने आई हुई है। वो थोड़ा कहानी का विस्तार है, उसकी कोई विशेषता खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि अब हालत हवेली की ये है कि वहां पर वो पहले जैसा ठाट बाट नहीं रहा, बल्कि वहां पर बहू की हालत बहुत ही गरीबी वाली है और वो बहुत दुख में रह रही है। और क्या संदेश दिया? हवेली छोड़ अपने मायके जाने का संदेश देना। अब बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद जो समझिया है उसको ये संदेश दिया कि अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसका यहाँ रहने का अब कोई मकसद नहीं रहता। वो दुखी है, साग वाग खाकर वो कब तक अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसलिए वो चाहती है कि तुम मेरे मायके जाओ, मेरी माँ को ये संदेश दे दो कि मेरी हालत ये है, और उसके बाद हो सकता है मेरा भाई मुझे मायके लिवा ले जाए, मैं वहां पर कुछ बच्चों का जूठन कुठन खाकर अपना गुजारा कर लूंगी और किसी कोने में पड़ी रहूंगी। यानी कि वो इस हवेली को छोड़कर जाना चाहती है। तो ये संदेश उसने बड़ी बहुरिया ने समधिया को दिया। अब हवेली की अतीत की स्मृतियां, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अब नौकर नौकरानियां और मजदूरों की भीड़ जो पहले लगी रहती थी वो अब वहां पर नहीं है, सब छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि हवेली जो है अब वीरान है। वहां का वातावरण बड़ा शांत है, दुख भरा है। और मेहंदी लगे हाथों की स्मृति, यहाँ पर समधिया को जो बहुरिया है उसके हाथों में सूप देखा उसने जब वो हवेली में गया, कि वो सूप में कुछ अनाज फटक रही है। तो जो समधिया है उसको याद आया कि कहाँ तो इन हाथों में हमेशा मेहंदी लगी रहती थी, और गांव की जो नाइन थी वो इनमें मेहंदी लगाकर अपना परिवार पाल लेती थी। एक वो समय भी था। लेकिन आज क्या था कि बड़ी बहुरिया अपने हाथों से अनाज साफ कर रही है सूप में। मांगने वाले उसके द्वार पर बैठे हैं, ना वहां पर कोई नौकर चाकर है। एक नौकर था वो भी छोड़कर भाग गया है। तो ये सारी अतीत की स्मृतियां, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय जो अब नहीं रहा, और स्मृतियां होता है यादें। तो हवेली की यादें हरगोविंद के मन में कैसे आई वहां जाने के बाद, जब वो संदेश के लिए उसको बुलाया गया। उसके बाद है समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, इसका आशय स्पष्ट करो। ये एक वाक्य आ जाता है आपको कि इसका अर्थ बताओ। जैसा कि हमने यहाँ पर भी पहले भी पढ़ा था कि समधिया की विशेषताएं क्या होती हैं, तो लोगों की ये धारणा है कि जो समधिया है उसको किसी के संवाद से कुछ खास लेना देना नहीं होता। यानी कि उसको तो अगर आप खुशी का समाचार दोगे तो भी उसने जाकर देना है, अगर कोई गम का समाचार दोगे तो वो भी उसने जाकर देना है। और क्या करेगा वो? पेट भरकर खाएगा वहां जाकर और अफर कर सोएगा। यानी कि जो उसका काम है वो निपटा देगा वो जाकर, और फिर उसके बाद उसको कोई चिंता नहीं रहती और वो निश्चिंत होकर सो जाता है। इसका आशय यही है। आशय का मतलब होता है उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ। समधिया डटकर खाता है, डटकर माने रजकर, छिपकर, पेट भरकर, और अफर कर सोता है। और फिर जब उसका पेट अफर जाता है, अफर का मतलब खूब खा लेता है पेट में, तो फिर वो निश्चिंत होकर सो जाता है। ये इसका आशय है। उसके बाद है हर गोविंद का संकल्प। अब इस संकल्प से पहले हम देखते हैं कि हर गोविंद कैसे कैसे अपने ही राह खर्च पर बहुरिया के मायके पहुंच जाता है। वहां पर उससे खाना खाया नहीं जाता। उसे याद आता है कि बड़ी बहुरिया तो साग खा रही होगी और मैं यहाँ पर भरी हुई थाली को कैसे खाऊं। तो वो कह देता है मुझे जलपान के बाद खाने की भूख नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, वहां जाकर जो संदेश ले गया था वो माँ को नहीं सुनाता है, क्योंकि उसका मन ही नहीं है कि बड़ी बहुरिया जो है वो गांव छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए चली जाए। तो वो ऐसे कह देता है कि मैं तो ऐसे ही बराबर वाले गांव में मिलने आया था, इसलिए यहाँ पर चला आया। मतलब वो ये वहां जाकर बताता ही नहीं है कि मैं कोई बड़ी बहुरिया का संदेश लाया हूं। तो इस तरीके से वो वहां होकर वापस आ जाता है। और जब वापस आता है तो जाने के पैसे तो उसके पास थे, लेकिन आने के उसके आधे राह के पैसे थे। तो अब वो वहां से 20 कोस पैदल चलकर आता है, और पैदल चलते चलते उसकी हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि वो हवेली तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही अचेतन सा हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है, और वहां आकर गिर जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बड़ी बहुरिया उसको गर्म दूध
पिला रही है। तो वो क्या बोलता है, संकल्प क्या लेता है, बड़ी बहुरिया को कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब वो संदेश तो देकर आया नहीं था, तो वो बड़ी बहुरिया को बोलता है कि मैं आपको कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा और क्या करूंगा, अपनी माँ मानकर सेवा करूंगा। यानी कि अगर आपका कोई नहीं है तो मैं आपको अपनी माँ मानकर अपनी माँ की तरह सेवा करूंगा, निठल्ला नहीं बैठेगा। अब उसने संकल्प ले लिया कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, वो काम करेगा और काम करके बड़ी बहुरिया यानी कि जिसको वो अपनी माँ मान बैठा है अब उसकी सेवा करेगा और उसको कमाकर खिलाएगा और पूरे गांव की माँ मानकर उसे गांव छोड़कर जाने नहीं देगा। अब वो उसकी ही माँ नहीं बल्कि वो बड़ी बहुरिया होने के नाते पूरे गांव की माँ है। तो उससे कहता है कि आप जाओगे तो नहीं, जब उसे होश आता है कहता आप जाओगे तो नहीं छोड़कर, आप गांव छोड़कर नहीं जाना, इसलिए मैं संकल्प करता हूँ कि आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और आपको माँ की तरह कमाकर भी खिलाऊंगा और बेटे की तरह आपकी सेवा भी करूंगा। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न आता है, डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की भूमिका। अब यहाँ पर डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आज हमारे पास इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, हर तरीके की सुविधा है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को भेज सकते हैं। तो ऐसे में क्या संवेदिया की भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका मतलब यहाँ पर उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है आज के दौर में। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। आपको अपनी सोच के आधार पर इसका आंसर करना है कि आज के समय में भी क्या संवेदिया की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंदाजा आपको थोड़ा सा हिंट इस तरीके से दे सकती हूँ कि मेरा मानना ये है कि वैसे तो सब जगह आधुनिक सुख सुविधाएं, सब हमारे पास साधन हैं एक दूसरे से संवाद करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं बहुत इंटीरियर में बहुत ऐसे क्षेत्र है हो सकते हैं कहीं जो आदिवासी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट की या बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं कहीं संवादिया की आवश्यकता किसी को पड़ जाए अपना संवाद एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो इसका आंसर आप अपनी सोच के आधार पर, अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या देंगे कि डिजिटल इंडिया में क्या सब कुछ संभव है, संवादिया की आवश्यकता नहीं है, या कि कुछ परसेंट संवादिया की आवश्यकता बचती है। ये थी आपकी कहानी। और जब हरगोविंद ने संकल्प कर लिया कि वो उसकी बेटे की तरह सेवा करेगा तो बहुरिया ने भी सोचा कि जब मैंने तुम्हें संवाद भेज दिया था तो बाद में मुझे वो संवाद भेजकर मैं बहुत दुखी हुई और मैंने उस पर पछतावा किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बहुरिया थी वो भी शादी होकर क्योंकि यहाँ आई थी तो इस गांव को छोड़कर वो मायके नहीं जाना चाहती थी, इसलिए संवाद भेजने के बाद उसे खुद भी इस बात पर पछतावा हुआ। तो ये थी आपकी कहानी संवदिया। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। यदि फिर भी कोई बात इससे संबंधित आपको और पूछनी हो, आपको समझ ना आई हो या कोई और प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो मुझसे जरूर पूछिए, मुझसे जरूर उसका कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका अवश्य आंसर करूंगी। थैंक यू।